हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल। एंड आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो स्पेशली बिगिनर्स के मन में रहता है, डाउट रहता है कि क्या एनसीईआरटीज हमें पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए आईएएस एग्जाम के लिए, यूपीएससी एग्जाम के लिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि सारी एनसीईआरटीज पढ़ो, 6 से लेकर 12 तक पढ़ो। कुछ लोग कहते हैं नहीं, एनसीईआरटीज की क्या जरूरत है जब हमारे पास ट्यूशन के नोट्स हैं, कोचिंग्स के नोट्स हैं। तो इसी डायलेमा को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा और आखिर में आपको एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी दूंगा जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हो कि आपको एनसीईआरटीज पढ़ने की जरूरत है या नहीं है। सबसे पहले अगर बात करें हम एनसीईआरटीज की, तो एनसीईआरटीज क्योंकि आपको पता है बल्क ऑफ पॉपुलेशन के लिए बनी है, पूरे इंडिया के लिए बनी है और हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बनी है। इसलिए इसकी जो लैंग्वेज है बहुत सिंपल होती है, ताकि एक ही बार में पढ़ने से एक आम आदमी को, एक गांव के व्यक्ति को भी पता चल जाए। तो ये एक हाई फाई सोसाइटी के हिसाब से नहीं बनी, तो एक बहुत ही सिंपल और न्यूट्रल लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल की जाती है, जो कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। प्लस आपको उसी तरह से अपने आंसर्स मेंस में अटेम्प्ट करने हैं। तो ये एक किस्म से आपको ये भी बताती है कि यूपीएससी किस तरह के आंसर्स एक्सपेक्ट करता है, कि वो इजी टू अंडरस्टैंड हो, ल्यूसिड हो और न्यूट्रल हो, पर्सपेक्टिव में बायस्ड आंसर्स ना हो। अगर हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी बहुत वास्ट सब्जेक्ट्स हैं और इसके अंदर पूरी की पूरी आप मैनी ऑफ बुक्स पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे जाके आपको रुकना है। तो आपको कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, किसके आगे आपको नहीं जाना, वो चीज़ आपको एनसीईआरटी बताती है। तो जैसे हमने न्यूज़पेपर क्लास में भी डिस्कस किया था कि आपको जीएस सिलेबस बताएगा कि न्यूज़ हमें ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, पढ़नी है या नहीं है। तो यहाँ पे आपकी जो बेसिक गाइड है वो एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी आपको बताएगी कि हाँ, मुझे हिस्ट्री का ये वाला टॉपिक आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है या इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली ज्योग्राफी के लिए तो जो मैप्स, रिवर्स या लोकेशंस आपको जो एनसीईआरटीज में दी हुई हैं वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जो नहीं दी हुई वो ऑटोमेटिकली लेस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंड अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि मेंस के आंसर राइटिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि आपको इसी तरह से एक बैलेंस्ड आंसर लिखना होता है और एग्जामिनर उसी तरह की लैंग्वेज को एक्सपेक्ट भी करता है। तो ये वेल आर्टिकुलेटेड बुक्स होती हैं, अनबायस्ड बुक्स होती हैं और इसके अंदर जो फैक्ट्स दिए होते हैं वो आपको याद करने होते हैं, क्योंकि यही फैक्ट्स आपको रिप्रोड्यूस करने में काम आते हैं एग्जामिनेशंस में। तो अदरवाइज तो हमें फैक्ट्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी अगर आपको मेंस में वेटेज लेनी है, एसएज में वेटेज लेनी है, तो आप एनसीईआरटी के दिए हुए फैक्ट्स को कोट कर सकते हो। तो ये आपको अगेन हिस्ट्री और ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा काम आएगी। और अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करें तो एग्जाम में लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस जो हैं प्रीलिम्स में, वो माना जाता है एनसीईआरटी से आते हैं। और 2016 के एग्जाम में 5 क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी से आए थे, मतलब एज इट इज एनसीईआरटी से उठा के पूछे हुए थे। तो इसीलिए एनसीईआरटीज अगर आप पढ़ते हो तो डेफिनेटली यू कैन हैव एन एज ऑन अदर पीपल जो कि एनसीईआरटी को नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है, इतना वास्ट हमारा सिलेबस है। लेकिन एनसीईआरटीज आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देती है कि कहाँ आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो और उसके बाद आपके जो एफर्ट्स हैं वो वेस्टफुल एफर्ट्स हो जाएंगे। अगेन इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है 11th और 12th की, हिस्ट्री की जो 10th और 11th की है, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स होने के कारण अगर आपने इन चीज़ों में बाकी सब्जेक्ट्स आप नहीं भी पढ़ना चाहते तो आपको ये तो कंप्लीट पढ़नी ही चाहिए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ज्योग्राफी और हिस्ट्री की वो इम्प्रूव हो सके। तो जैसे मैंने डिस्कस किया कि प्लानिंग के साथ आपको स्टडी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, अदरवाइज आप गुम हो जाओगे इतना ज़्यादा। आजकल तो डाटा मिलता है आपको, टेलीग्राम पे आपको डाटा मिल रहा है, व्हाट्सएप पे आपको डाटा मिल रहा है, कोचिंग सेंटर्स में आपको डाटा मिल रहा है, आपके पेरेंट्स भी आपको डाटा दे रहे होंगे, आपके फ्रेंड्स भी डाटा दे रहे होंगे। तो आपके पास इतना सारा मटेरियल हो जाता है लेकिन पता चलता नहीं कि यार पढ़ें क्या। तो प्लानिंग के साथ स्टडी करने में आपको गाइड की तरह एक्ट करती है एनसीईआरटी। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। इसके अलावा जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं है, नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं, आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो आपको ये ऑप्शनल चूज करने में हेल्प करेगी, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा ठीक है यार, मेरे को ये वाला सब्जेक्ट अच्छे से आ रहा है या ये मुझे समझ आ रहा है, इसमें मेरा इंटरेस्ट बन रहा है, इसमें मैं टाइम डिवोट कर सकता हूँ। तो इट विल हेल्प यू चूज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। एंड नंबर टू, ये आपको अंडरस्टैंडिंग देगी बेसिक, जो आपको नहीं मिल पाई बिकॉज ऑफ यू नॉट बिलोंगिंग टू ह्यूमैनिटीज। तो क्योंकि आपने साइंस ले रखी थी या आपने कॉमर्स ले रखा था, तो जो जो चीज़ें आपको नहीं पता उन सभी के बारे में आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल भी मिल जाएगा इन केस ऑफ ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। तो ज्योग्राफी एनसीईआरटीज अगेन ये आपके लिए बाइबल की तरह काम करती हैं एंड आपको प्री और मेंस दोनों में हेल्प करेगी। तो आपको मैप्स भी लर्न करने हैं, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, पासेस, सब कुछ आपको ज्योग्राफी का पता होना चाहिए। आर्ट एंड कल्चर की 11th की जो फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी है वो बहुत अच्छी लिखी हुई है और वो आपका पूरा जीएस वन कवर करती है, क्योंकि आपको पता है मेंस में जीएस वन में आर्ट एंड कल्चर बहुत आता है और अब तो प्रीलिम्स के अंदर भी आर्ट एंड कल्चर के बहुत सवाल आने लग गए हैं। तो आर्ट एंड कल्चर अगर आप अच्छे से करते हो तो आप 5 से 10 सवाल करेक्ट कर सकते हो, अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से कर लेते हो।
इसके अलावा पॉलिटी की एनसीईआरटीज की अगर हम बात करें तो पॉलिटी की बाइबल तो लक्ष्मीकांत ही है, तो उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर रही पॉलिटी की एनसीईआरटीज, लेकिन वो आपको एक बेस बना के दे रही है और आपको बता रही है कि कोई चीज हुई तो क्यों हुई। तो बेसिकली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा था या उन्होंने क्यों कोई स्टेप लिया, तो वो सारी चीजें आपको पॉलिटी की एनसीईआरटी बताती है। तो अगेन ये आपको एसेज में हेल्प करेगी, आपको मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प करेगी और इट एक्ट्स एज अ फॉर्डर, ये फॉर्डर मटेरियल की तरह काम करेगी। तो जहां पे आप अटक जाओगे वहां पे आपको ये कुछ ना कुछ लिखने का मटेरियल प्रोवाइड करेगी। सोशियोलॉजी की एनसीईआरटीज आपको काम आएंगी जीएस 1 के अंदर, क्योंकि इंडियन सोसाइटी का पार्ट होता है उसके अंदर। तो सोसाइटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, कंडीशन ऑफ वुमेन, कास्ट, क्लासेस, डिस्पैरिटीज, चिल्ड्रन, तो उन सब चीजों के ऊपर ये काम आ सकती है आपको। एंड अगेन जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आपके पास एनसीईआरटी आ जाती है आफ्टर ज्योग्राफी, वो आ जाती है आपकी इन्वायरमेंट और बायो, क्योंकि इसके अंदर से अगेन आपको इन्वायरमेंट वाले पोर्शन में क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो देयर मे बी अगर आपको इन्वायरमेंट का पोर्शन ज्यादा आ रहा है उस एग्जाम में, तो शायद 10 क्वेश्चंस भी आपको वहां से आ जाए। तो अब बात आ जाती है, ठीक है हमने जान लिया कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, पढ़नी चाहिए, सबको पढ़नी चाहिए, लेकिन अप्रोच कैसे करें? तो दो ऑप्शंस है आपके पास, दो वेज हैं जैसे आप अप्रोच कर सकते हो एनसीईआरटी को। या तो आप सब्जेक्ट वाइज चलो, कि आपने हिस्ट्री स्टार्ट करनी है तो पहले आप हिस्ट्री 6 की करोगे, फिर 7 की करोगे, फिर 8 की, फिर 9 की, फिर 10 की, फिर 11 की, फिर 12 की। तो या तो आप इस अप्रोच से चल सकते हो, या फिर आप बाय क्लास चल सकते हो। तो 6 पूरी क्लास ही खत्म कर दो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस या जो भी है, एसएसटी, वो आपने सारा खत्म किया, फिर 7th का किया, फिर 8th का किया, फिर 9th का किया, फिर 10th का किया, फिर 11th का, फिर 12th का। तो दोनों ही अप्रोचेज आपके पास आती हैं, बाय क्लास या बाय सब्जेक्ट। अगर मुझसे पूछें तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप बाय सब्जेक्ट करें, क्योंकि आपकी फिर वो लय बनी रहती है कि आपने 6 में थोड़ा सा एंशियंट वाला पढ़ा, फिर 7th में थोड़ा सा मिडिवल पढ़ा, फिर 8th में मॉडर्न पढ़ा, फिर 9th 10th में आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा, उसके बाद 11th में आपने फिर वर्ल्ड का पढ़ा, फिर 12th में आके आपने फिर कॉम्प्रिहेंसिवली एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न पढ़ा। तो आपका जो लय है वो पूरा का पूरा बना रहता है। तो इसलिए मैं अगर प्रेफर करूँ, अगर आप मुझसे पूछें, तो आपको बाय सब्जेक्ट चलना चाहिए बजाय कि बाय क्लास के। स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टेप्स कैसे होंगे? पहली बार तो आपने सिर्फ रीड करना है, जैसे आप किसी नॉवल को रीड करते हो। ठीक है, आराम से बैठो, धूप में बैठो, जैसे भी बैठना है बैठो और उसको बस रीड करते रहो। सेकंड जब आप रीडिंग करेंगे तो आपको उस टाइम पे अंडरलाइनिंग शुरू करनी है। तो जैसे हम स्क्रिबल करते हैं, इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करते हैं, वो सब आपने सेकंड रीडिंग में करना है। और उसके बाद थर्ड रीडिंग नहीं करनी, या फिर बेसिकली थर्ड में आपने उन्हीं अंडरलाइन जो इंपॉर्टेंट स्टफ है उसको कॉपी पे उतार लेना है, अपने नोट्स बना लेने हैं। तो आपके जो नोट्स होंगे वो बहुत छोटे और कंसाइज होने चाहिए, और जैसा कि मैं पहले भी कहता हूँ, चार्ट फॉर्म में हो तो ज्यादा बेटर है, कि आपने ऐसे ऐसे करके फटाफट चार्ट्स बना लिए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए फटाफट से वो क्लियर हो जाए चीजें। शॉर्ट हैंड में बनाओ, फटाफट से बनाओ, और वो बहुत छोटे और क्रिस्प होने चाहिए, ताकि आप उसे रिवाइज कर सको। और इतने छोटे हों कि आप एक दिन लगाओ महीने में, सपोज करो 31 तारीख लगा लिया आपने या 30 तारीख लगा ली, ठीक है, 30 या 31 तारीख को मैं बैठ के पूरी एनसीईआरटी के अपने नोट्स रिवाइज करूंगा। तो वो इतने छोटे होने चाहिए कि आप एक दिन में उसको पूरा रिवाइज कर सको। ऐसा ना हो कि यार अब पूरा दिन ही लग गया और अभी तो एक सब्जेक्ट का एक ही पार्ट रिवाइज हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पूरी एनसीईआरटी आप रिवाइजेबल बनाओ, इसीलिए उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। और उसके बाद अगेन, रीडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट्स बनाना और फैक्ट्स को रिमेंबर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बच्चे ऐसे भी देखे हैं जो कि पूरी की पूरी पढ़ ली, यार ये भी पढ़ ली, ये वाली भी पढ़ ली, ये वाली भी पढ़ ली, लेकिन पूछो तो याद कुछ भी नहीं आता, या फिर मिक्सअप हो जाता है। तो इसलिए अगर आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे अपने मेंस एग्जाम में या प्रीलिम एग्जाम में जो आपने रीड किया है, तो फिर वो बेकार हो जाता है। तो इसीलिए आपको ये भी याद रखना है कि आप सिर्फ रीड करके फिनिश ना करो बुक्स को, आप उनको रिवाइज करते रहो। और रिवीजन का बेस्ट वे यही है कि आप मंथ में एक दिन रखो, एक तारीख को फिक्स कर लो कि भाई मैंने इस तारीख को पूरी एनसीईआरटी रिवाइज करनी है बैठ के। और लेकिन उसके पहले आपको नोट्स अच्छे से बनाने पड़ेंगे, क्रिस्प नोट्स बनाने पड़ेंगे। और नोट्स का तरीका मैं आपको बता चुका, पहले रीड करो नॉवल की तरह, सेकंड टाइम में अंडरलाइन करो, और थर्ड टाइम में उसी अंडरलाइन वाले स्टफ को चार्ट्स में या जैसे भी आपको अच्छा लगता है उस तरह से नोट्स बना लो। अब ये मैं 4 क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर लिखो और कमेंट्स में आंसर लिखो। एंड अगर आपके ये चारों क्वेश्चन सही होते हैं तो इसका मतलब आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चारों क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। तो आपको मतलब काफी हद तक आपने अच्छी तैयारी कर रखी है। लेकिन अगर आपको ये चारों में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, तो इसका मतलब आपको थोड़ी सी तैयारी में कमी है और आपको एक बार एनसीईआरटी को गो थ्रू कर लेना चाहिए। तो मैं हर एक स्लाइड पे थोड़ा थोड़ी देर रुकूंगा, आप उसको पॉज करके नीचे आंसर दे सकते हो कमेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4,
सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एनसीईआरटीज हमारा बेस बनाने में, हमारी नींव बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और हमें कौन सी एनसीईआरटीज कितनी देर देनी चाहिए, कितनी देर पढ़नी चाहिए। सभी एनसीईआरटी के कोर्सेज आपको अनअकैडमी पे भी मिल जाएंगे, और अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग द कोड ANI7। साथ ही आप मुझसे पर्सनली जुड़ सकते हो अनिकेत एक्सटी पे। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हो स्टडी टाइम IT, जहाँ पे आपको सभी एनसीईआरटी से संबंधित क्वेश्चंस, नोट्स सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।